नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। सड़क के बीचों बीच रखे इस ब्लॉक से ये कार क्या टकराई। इस कार में बैठे 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर नागौर के सिंघानी के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क पर रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई और कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि जोधपुर के बावड़े इलाके से एक परिवार अपने रिश्तेदार के घर मुंडवा आया था। वापसी के दौरान उनकी कार पुलिया निर्माण के लिए रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई। इस हादसे में मरने वाले 3 लोग एक ही परिवार के भी बताए जा रहे हैं। मुंडवा से वो जोधपुर के लिए आ रहे थे यहाँ बावड़ी के लिए, और बहुत ही दुख की बात है कि मतलब यहाँ नागौर के पास में यहाँ हर हर महादेव होटल है, यहाँ पर अचानक कोई सामने गाड़ी के सामने कोई गाय आने की वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई और आरसीसी के कोई पिलर थे उनसे जा टकराई, और फिर इसमें 3 लोग जो कि ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हो चुकी है। सीसीटीवी तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि गाड़ी से निकले इन दोनों ने वहां मौजूद लोगों को अपने खास और दबंग होने का एहसास करा दिया है। साथ ही इन दोनों ने टोल नाके पर मौजूद लोगों से मारपीट कर ये भी जता दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उसे न पुलिस का खौफ है न कानून की परवाह। सीसीटीवी तस्वीरों में मारपीट कर रहे ये दोनों दरअसल सादुल शहर के विधायक जगदीश जांगीर के ड्राइवर और गनमैन हैं। इन्हें जब सूरतगढ़ के एक टोल नाके पर रोका गया तो ये रुके नहीं, जबरदस्ती बाहर निकलने लगे और फिर ये दोनों गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकले और वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। टोल कर्मचारी भी धीरे धीरे जमा हो गए और कुछ देर के लिए ये टोल नाका जंग का मैदान बन गया। टोल नाके के कर्मचारियों ने भी अपने साथी को मार खाता विधायक के ड्राइवर और गनमैन की जमकर पिटाई कर दी। इन तस्वीरों को देखकर तो ये साफ लगता है कि सारी गलती विधायक के ड्राइवर और गनमैन की थी। हालांकि पूरे झगड़े का सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस की गाड़ियों की आवाज ये बता रही है कि पुलिस किसी बड़े ऑपरेशन पर जा रही है या फिर ऑपरेशन को पूरा कर लौट रही है। कोटा पुलिस भी बड़ी कामयाबी हासिल कर मध्य प्रदेश से लौटी है। दरअसल लंबे अरसे से कोटा पुलिस को शातिर ठग शैलेंद्र सिनोट उर्फ रॉकी की तलाश थी। रॉकी पर फर्जी तरीके से प्लॉटिंग कर उसे बेचने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि रॉकी ने फर्जी प्लॉटिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की है और उस पर अलग अलग थानों में 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। खास बात यह है कि रॉकी राजस्थान में ठगी कर मध्य प्रदेश चला जाता था और कभी रतलाम तो कभी उज्जैन में नाम और मोबाइल नंबर बदल कर रहता था। पुलिस को जब इस बात की खबर लगी तो उसने रॉकी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रॉकी शुरू किया। खास बात यह है कि कोटा पुलिस ने कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद रॉकी को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के बड़ा बाजार में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक निर्माणाधीन इमारत को अवैध बताते हुए नगर आयुक्त ने वहां काम रुकवाने की कोशिश की। आयुक्त के इस एक्शन पर निर्माणकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने आयुक्त को लिखित में नोटिस देने को कहा। निर्माणकर्ता की इस करतूत पर नगर आयुक्त भी नाराज हो गए और कहा कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ, लिहाजा उन्हें खुद एक्शन लेने आना पड़ा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में भवन निर्माणकर्ताओं और नगर परिषद के अधिकारियों में काफी देर तक नोक झोंक होती रही। इस बीच आयुक्त ने मौके पर पुलिस की टीम और नगर परिषद के दस्ते को बुलवा लिया और निर्माणकर्ताओं को पाबंद करते हुए बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा दिया। वहीं इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह ने बताया उनके झालावाड़ स्थानांतरण होने के पूर्व भी यह मामला चल रहा था, जिसमें कई बार नगर परिषद के निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन निर्माणकर्ता बराबर नगर परिषद के आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कर रहा था, जिसको उनकी टीम ने रुकवा दिया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज मेरे को बोला गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। उसी आधार पर इनको आज कार्रवाई की गई है। इनको पाबंद किया गया है कि ये जब भी कोई भी निर्माण कार्य करे नगर परिषद की परमिशन लेके ही करे, अन्यथा आपके खिलाफ नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ तलाशी ली जा रही है, लेकिन इस तलाशी अभियान की जो खबर है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि ये कोई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि अजमेर का केंद्रीय कारागार है। दरअसल जेल प्रशासन को खबर मिली थी कि जेल के अंदर कुछ कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी खबर के बाद ऑपरेशन फ्लैश आउट शुरू किया गया और कुछ ही देर में जेल प्रशासन को कामयाबी भी मिल गई। बैरक नंबर 7 के पास तलाश में लगी टीम को 2 मोबाइल मिल गए। अब सवाल ये है कि ये मोबाइल जेल के अंदर पहुंचा कैसे? अब जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी इसकी जांच करवा रही हैं। ये हेडक्वार्टर जेल का अभियान है। डीजी साहब जेल के द्वारा ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत ये कार्रवाई आज सेंट्रल जेल अजमेर और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर की गई है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी तलाशी के इक्विपमेंट्स हैं, NLJD, DFMD, HHMD, उन सभी के द्वारा हमने इनको बहुत अच्छे से सघन चेकिंग की है और ये एक सतत चेकिंग जारी रहेगी। बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन बचपन, बड़ी कार्रवाई, बच गया बचपन। ये वो मासूम हैं जो रेस्क्यू कर लाए गए ऐसी जगहों से जहां इनसे मजदूरी कराई जा रही थी। बाल कल्याण समिति को सूचना मिली कि धौलपुर में कई जगहों पर मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। फिर क्या, सूचना पुलिस को दी गई और फिर शुरू हुआ बचपन को बचाने के लिए ऑपरेशन बचपन। ये कोविड-19 के चलते हुए बच्चों के बाल श्रम की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, काफ़ी संख्या में बाल श्रम बढ़ा है, तो उसके चलते हमने बाल श्रम रोकथाम के लिए रेस्क्यू अभियान आज चलाया है चाइल्ड लाइन के और निहालगंज थाने के सहयोग से, जिसमें कुछ बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं। अभी तक ऑपरेशन बचपन के तहत धौलपुर में 20 से ज्यादा मासूमों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभियान अभी भी जारी है। अमूमन देखने में आ रहा है कि मैरिज हॉल और बैंड वाले अक्सर कर चाइल्ड लेबर का उपयोग कर रहे हैं, तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी ये एक आह्वान है कि वो चाइल्ड लेबर बंद कर दें, वरना हम उन सभी मैरिज होम और क्रॉकरी और बैंड वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल कोरोना काल में मजदूरों की कमी की वजह से बच्चों को इस काम में लगा दिया गया था। बहरहाल बाल कल्याण समिति की सूझबूझ से दर्जन भर बच्चों का जीवन बच गया, लेकिन अभियान जारी रहनी चाहिए क्योंकि अभी भी कई बचपन को बचाना है। कड़क कड़क नोट गिन रही ये मनीषा है। थोड़ी देर पहले तक परेशान थी, इन पैसों के खो जाने के गम में जार जार थी। बात सिर्फ पैसों की होती तो मनीषा कुछ दिनों में भूल जाती, लेकिन पैसों के साथ उनके जरूरी डॉक्यूमेंट और मोबाइल फोन भी गुम हो गया था और मनीषा इन्हें वापस पाने की उम्मीद खो बैठी थी। मनीषा ने पैसे और पर्स वापस पाने की उम्मीद तो खो दी थी, लेकिन जिस नितेश को उसका पर्स मिला था वो इतना ईमानदार निकला कि बेरोजगार होते हुए भी 4000 की नकदी और मोबाइल फोन उसकी ईमान को डिगा नहीं पाया और नितेश ने मनीषा को पर्स वापस लौटाने का फैसला कर लिया। नितेश ने मनीषा के पर्स से नंबर निकालकर उसे फोन किया और वापस बाजार बुलाकर उसे पर्स और पैसे लौटा दिए। नितेश की ईमानदारी की अब सब तारीफ कर रहे हैं। गांव नेपाल से चूरू मुख्य बाजार में हम शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे, हमारा तो यहाँ पे गिर गया था और हमें मालूम भी नहीं था। हमें घर से फोन आया था भैया का कि आपका खर्च कहाँ पे है, और फिर कहा था भाई है बेरोजगार भाई, उसको ये फोन मिला था, उसने ये दे दिया, अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ECIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी पहल शुरू की है। ESIC अपने काम में तेजी लाते हुए महज 15 दिनों में ही कई मामलों का निपटारा कर रही है। आपको बता दें कि ESIC को देरी की हमेशा शिकायत मिलती थी, लेकिन इन दिनों सामने आए मामलों में 15 दिनों के भीतर ही आश्रित हित लाभ के तहत ESIC पेंशन जारी कर रहा है। दरअसल एक कर्मचारी विष्णु प्रसाद गुप्ता का काम के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिजनों ने ESIC से बीमा के पैसे के लिए गुहार लगाई थी, तो ESIC ने उनके परिजनों को 15 दिन में आश्रित हित लाभ दिया, जबकि एक बैंक में डकैती के दौरान सुरक्षा कर्मी भीम सिंह ने अपनी जान गंवा दी थी। इस केस में भी परिजनों को तुरंत पेंशन दी गई। इस योजना के तहत वेतन का 90% पेंशन के रूप में आश्रितों को उम्र भर दिया जाएगा और पेंशन राशि खाते में सीधा ट्रांसफर होगी। तो जो कार्य के दौरान इनके आज हम जो हमारे विष्णु प्रसाद जी गुप्ता और दूसरे भीम सिंह जी,
जिनका भी आपने देखा ICIC का जो डकैती कांड हुआ था उसमें उन्होंने वीरतापूर्वक उनका सामना किया था और उस दुर्घटना में उनका निधन हो गया था और कार्य के दौरान हुआ। तो इसके लिए उनकी जो आश्रित है उनको हम ये इतलाफ दे रहे हैं। 90% इसका जो है जो वेतन होता है उसका पेंशन देते हैं। और विष्णु प्रसाद जी जो गुप्ता जी है, इनका भी कार्य के दौरान हार्ट अटैक से हुआ था, तो उनको भी हम ये दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मरुधरा में सर्दी बढ़ गई है। गुरुवार की रात भी कई शहरों में हल्की फुल्की बारिश हुई और इसके बाद चली जबरदस्त शीतलहर से एकाएक ठिठुरन बढ़ गई। कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया और सवाई माधोपुर में घना कोहरा छाया रहा। सवाई माधोपुर जिले में देवउठनी ग्यारस के बाद से ही एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बेमौसम हुई देवउठनी ग्यारस के बाद लगातार बरसात के बाद आज सवाई माधोपुर जिले में अल सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिले में इतनी घनी धुंध देखने को मिल रही है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये रणथंभौर का वो परिदृश्य है जिसे आप देख करके बेहद आश्चर्यचकित रहेंगे। सवाई माधोपुर में चारों ओर बेहद बीकानेर में सर्दी और कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी घने कोहरे की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि बीकानेर में सर्दी के तेवर तो तेज हुए ही हैं, इसके साथ ही जो कोहरे की चादर है वो यहाँ पर परेशानी का सबब जरूर बन रही है। ऐसे में जो वाहन चालक है, जो सफर तय कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर चाहिए कि वो अपने वाहन की जो गति है उसको धीरे रखे ताकि कोई भी दुर्घटना न हो सके। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं शीतलहर भी चल सकती है। जोधपुर में भी बादल छाए रहेंगे। यहाँ भी सुबह के समय धुंध छाने का अनुमान है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड की वजह से अब आम लोग परेशान होने लगे हैं। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। गुजरात के राजकोट से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की एक टीम पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। राजकोट नगर निगम की ये टीम सड़क पर लगाए गए फलों के एक ठेले को हटवाने के लिए वहां पहुंची, जिस पर ठेला लगाने वाला शख्स भड़क गया। उसने चाकू निकाला और कुछ देर तक उससे सबको डराता रहा। यही नहीं, जब एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने कमर से चाकू निकालकर हमला कर दिया। इस हमले में वो पुलिस वाला जख्मी हो गया, लेकिन आरोपी यही नहीं रुका। उसने टीम के सदस्यों पर तरबूज फेंकने शुरू कर दिए। आरोपी लगातार अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को धमकाता भी नजर आया। गुस्साए आरोपी ने दूर खड़े पुलिस वालों पर सामान तोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले वजन भी उठाकर फेंके। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला और काफी देर तक एक सार्वजनिक टॉयलेट में जाकर छिपा रहा, जिसे वहां भारी पुलिस बल बुलाने के बाद बाहर निकाला गया। उसे पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसे पीटते हुए वहां से थाने ले जाने लगे। ऐसे में वहां जुटे कुछ लोग भी उस पर हाथ साफ करते दिखाई दिए। कोलकाता में एक फ्लाईओवर को शुरू करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा 2018 में अचानक टूटकर गिर गया था, जिसके बाद से ये अब तक खोला नहीं जा सका। और इसके विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस से बचने की कोशिश में कुछ कार्यकर्ता सड़क पर गिर गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जमकर पीट दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी सख्ती बरतते हुए आसपास मौजूद लोगों को भगाने की कोशिश तेज कर दी। पुलिस उन्हें दौड़ा करके लाठीचार्ज कर रही है और कई जगहों पर यही तस्वीर सामने आई है। काफी देर की कोशिश के बाद भी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर एक गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की हुई। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और वहां खड़ी एक बस में बैठा कर ले गए। बीजेपी के हंगामे के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सामने आई और फ्लाईओवर नहीं बनने के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज एक 2-3 বছর ধরে বেহালার মানুষ কত কষ্ট করেছে, দক্ষিণ কলকাতার মানুষ কত কষ্ট করেছে। 9 মাস আগে এটা হয়ে যেতে পারতো, শুধু একমাত্র রেল দেয়নি পারমিশন সঠিক টাইমে, সেই জন্য আমাদের ফেস করতে হয়েছে। केंद्र के श्रम कानून के विरोध में भारत बंद के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक जज के काफिले को रोककर जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से श्रम कानून के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया गया था।
जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर भारत बंद का असर दिखने लगा, जिसकी एक तस्वीर जलपाईगुड़ी कोर्ट के बाहर से भी सामने आई। वहां बड़ी संख्या में जुटे मजदूरों ने कोर्ट के अंदर जा रहे एक जज के काफिले को रोकने की कोशिश की। इनमें कुछ लोग उनकी गाड़ी के सामने आ गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाते दिखे। ऐसे में वहां तैनात पुलिस वालों और सुरक्षा कर्मियों ने हंगामे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए बार बार कार के सामने आते रहे। हंगामे के दौरान जज का काफिला आगे बढ़ सके, इसके लिए एक पुलिस वाले ने गाड़ी के सामने आए आदमी को पीछे खींचा। तभी सफेद टी शर्ट पहना एक दूसरा प्रदर्शनकारी फिर कार के आगे आकर खड़ा हो गया, जिसे हालात को संभालने की कोशिश कर रहे एक सुरक्षा कर्मी ने फौरन वहां से हटाया। इससे पहले कांग्रेस का झंडा लपेटे एक शख्स ने काफिले को अंदर जाने से रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया, जिसका वहां जुटे दूसरे प्रदर्शनकारी साथ देते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच पुलिस की मुस्तैदी की वजह से जज का काफिला कोर्ट में दाखिल हो पाया। मुंबई में बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर एमएनएस और बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इस बार बवाल तब हुआ जब एमएनएस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बांद्रा कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच गए, जहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद नाराज एमएनएस कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीछे धकेलते दिखाई दिए, जबकि एमएनएस के कई कार्यकर्ता उनका विरोध करते रहे। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिसमें शामिल ज्यादातर लोग पार्टी का झंडा लिए नजर आए। महाराष्ट्र की पूरी पुलिस खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता कम नहीं, क्योंकि ये हम लोग का खुद का नहीं है, पार्टी वालों का नहीं है, हम लोग आम जनता के लिए कर रहे हैं। इस घटना से पहले बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई के नजदीक ठाणे में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और बढ़े बिलों को वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले लोगों की कोरोना जांच के दिशा निर्देश जारी होने के बाद मध्य रेलवे ने यात्रियों का सामान सैनिटाइज करने की मुहिम की शुरुआत की। फिलहाल इसके लिए मुंबई के कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों जैसे सीएसएमटी, दादर, ठाणे और लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर मशीनें लगाई गई, जिनमें अल्ट्रावायलेट किरणों से लैस लाइटें लगी हैं, जिनके जरिए यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन से सामने आई, जहां कुछ यात्री अपने सामान को वहां मौजूद मशीन से सैनिटाइज कराने के बाद सफर के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। जो यात्री यहां से जा रहे हैं उनका बैग इस बैगेज सैनिटाइजर में जा रहा है, जिसकी उन्हें कीमत चुकानी होगी। रेलवे ने साफ किया कि स्टेशनों पर सामान सैनिटाइज कराने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। यात्रियों के लिए वॉलंटरी रहेगा, और दूसरा है कि इसमें जो रेट्स है बहुत ही नॉमिनल रेट्स है। मामूली रकम देकर कोरोना संकट में अपने सामान को सैनिटाइज कराने वाले यात्री मध्य रेलवे की इस मुहिम से काफी खुश दिखे। सरकार अच्छा काम किया है कि हमारा बैग सैनिटाइज हो गया, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 10 किलो तक के सामान को सिर्फ 10 रुपए में और 25 किलो या उससे ज्यादा वजन के सामान को 20 रुपए में स्टेशनों पर सैनिटाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ पुलिस वाले फायरिंग करने में नाकाम दिखे। पुलिस वालों की इस नाकामी का पता तब चला जब जिले के एसपी अचानक बदलापुर थाने का हाल जानने पहुंच गए, और जब उन्होंने वहां तैनात कुछ पुलिस वालों से फायरिंग करने के लिए कहा तो उनके पसीने छूट गए। इसकी वजह यह रही कि कुछ पुलिस वालों से तमाम कोशिशों के बावजूद फायरिंग नहीं हो सकी। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस का एक जवान राइफल लेकर जमीन पर बैठा, लेकिन वो गोली नहीं चला सका। एक दूसरे पुलिस वाले ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। हालांकि कुछ पुलिस वालों की किस्मत अच्छी भी रही और एसपी के सामने उन्होंने खुद को साबित कर दिया। खबर है कि फायरिंग न कर पाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। देश में कोरोना के मरीजों की पहचान अब उनकी आवाज से संभव हो सकती है। इसके लिए सरकार ने इजराइल की एक कंपनी से करार किया है। कंपनी का दावा है कि उसके बनाए ऐप से कोरोना मरीजों को न सिर्फ पहचान होगी, बल्कि मरीज को उससे कितना खतरा है इसका भी पता लगाया जा सकेगा, जिसका ट्रायल मुंबई के कोविड अस्पतालों में भी किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने ऐप की मदद से मरीजों की आवाज के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए इजराइल भेजा। इस ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका एक डेमो भी दिखाया गया। 1, 2, 3, 4, 5। ऐप के चालू होने के बाद डॉक्टर ने पहले 1 से 20 तक गिनती गिनी और फिर खांसते हुए अपनी आवाज उसमें रिकॉर्ड करवाई।
ठीक इसी तरह कोरोना के मरीजों का भी वॉइस सैंपल लिया जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली इजराइल कंपनी में जाता है और विद इन 30 सेकेंड इसमें रिपोर्ट आ जाती है कि पेशेंट की रिस्क कितनी है। पूरे देश से इजराइल की कंपनी ने 10,000 वॉइस सैंपल मंगवाए हैं, जिनमें 2,000 सैंपल मुंबई से भेजे गए। उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और बीएमसी की तरफ से, तब कोई भी इंसान इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकता है। अगर ये तरीका कारगर रहा तो ये लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल टनल में आवाजाही रोक दी गई। भारी बर्फबारी से कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप होने और बिजली गुल होने के साथ ही कई सड़कें बंद हो गई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। बर्फ जमा होने से एक सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी दिखी। 1 दर्जन के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र जो बस रूट है वो प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोगों को यातायात के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो इतनी बर्फ जमा हो गई कि किसी भी चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फ की चादर बिछ गई, जबकि मकानों के साथ साथ पेड़ भी बर्फ से ढक गए। हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में तापमान गिर गया। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, जिसकी एक तस्वीर हिमाचल के मनाली से भी सामने आई। वहां पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी से सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जबकि कई पेड़ भी बर्फ से ढके दिखाई दिए। इस बर्फबारी से पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए। जो किसान बागवान है उनके लिए बर्फबारी कहीं न कहीं जो काफी फायदेमंद साबित हो रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से भी सामने आई। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। पेड़ पौधे और मकान सभी पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। पहाड़ों के बीच से उठते कोहरे ने वहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा दिया, लेकिन भारी बर्फबारी ने वहाँ रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और वो घर के अंदर ही रहने को मजबूर हो गए। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर हाथी पर चढ़कर योग करते नजर आए। तस्वीरें वृंदावन के रमणरेती स्थित गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम की हैं, जहां बाबा रामदेव हाथी पर अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी करते दिखे। बाबा रामदेव कुछ दिन पहले भी आश्रम में आए थे और हाथी पर बैठकर योग कर रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिर गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। आज जब बाबा रामदेव फिर से शरणानंद महाराज के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने उसी हाथी पर बैठकर योगासन किया, लेकिन इस बार बाबा का हठ योग काम आया और हाथी पर बैठकर सारे योगासन और प्राणायाम करने में वे कामयाब रहे। बाबा रामदेव यहाँ शरणानंद महाराज के आश्रम में चल रही मुरारी बापू की कथा में शामिल होने आए थे। चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कंपनी ने ऐसे मास्क बनाए हैं जिन्हें पहनकर कोरोना से बचाव तो होगा ही, साथ ही ये बेशकीमती गहनों जैसे भी हैं, क्योंकि ये हीरे और मोतियों से बने। कंपनी ने ये मास्क बेचने भी शुरू कर दिए, हालांकि अभी तक इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह है इनकी आसमान छूती कीमत, जिसे चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। बताया गया कि इस एक मास्क की कीमत 10 लाख येन यानी भारतीय रुपयों में 7 लाख रुपए से ज्यादा है। और ये मास्क मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाए गए, जिन पर हीरे, क्रिस्टल और मोतियों की खूबसूरत कारीगरी की गई। इनमें एक मास्क पर 0.7 कैरेट का एक हीरा और 300 से भी ज्यादा सोरोस्की क्रिस्टल जड़े दिखे और करीब 330 मोतियों से बने इस मास्क ने तो दुकान पर पहुंचे सभी ग्राहकों का ध्यान खींचा। शोरूम में लोग इन मास्क को निहारते तो दिखे, लेकिन फिर भी ये मास्क अभी तक बिक नहीं पाए हैं। ये मास्क बेशक बिके ना हो, लेकिन कंपनी का मानना है कि कोरोना काल में उसके बनाए मास्क देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ही आ गई, ये भी काफी है। ये मास्क बनाकर कंपनी का मकसद मंदी की मार झेल रही फैशन इंडस्ट्री को उबारना भी है। यूरोप के देश डेनमार्क में कोरोना काल में एक चिड़ियाघर ने बच्चों को सांता क्लॉज से मिलवाने के लिए अनोखा आइडिया निकाला। वहां बच्चों और सांता क्लॉज के बीच जरूरी फासला बनाए रखने के लिए स्नो ग्लोब की तरह प्लास्टिक का एक बड़ा सा टेंट लगा दिया गया और सांता क्लॉज बना आदमी उसी के अंदर बैठे बैठे बच्चों से मिला। बच्चे भी सांता क्लॉज को बाहर से ही देखकर खुश हो गए। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है, लेकिन बच्चे तो सांता क्लॉज को देखते ही उससे चिपक जाते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। ऐसे में बच्चे सांता से मिल भी लें, लेकिन फिर भी उससे कुछ दूरी पर रहें, इसलिए ये तरीका अपनाया गया।